अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज शुरू की थी चैप्टर 8 की, उनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे थे। सो आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और उसका सेकेंड पोर्शन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज का दोबारा से पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में हमने रोका था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट वहाँ तक हमने किया था, आज बी पार्ट से स्टार्ट करना है। प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हमने इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। अब ये 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन आपके सामने है स्टूडेंट्स। इसमें जब हम HCl ऐड करेंगे तो HCl ऐड करने पे मार्कोनिकोव रूल यूज़ होगा। अब मार्कोनिकोव रूल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा माइनस पोर्शन कहाँ जाएगा। इस कार्बन के साथ माइनस और इस कार्बन के साथ पॉजिटिव पोर्शन आकर अटैच होगा, यानी द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और CCl, यहाँ Cl एंड CH3 एंड CH3 आप देख सकते हैं, CH3 CH2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद CCl CH3 एंड CH3। अब इन बिटवीन जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? अगर आप नोटिस करो तो स्टूडेंट्स ये कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप नोटिस करो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं जी स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, उसके बाद कौन होता है? सेकेंडरी, और सबसे कम कौन होता है? प्राइमरी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्ज करो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आता, अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको जरा थोड़ा व्हाइट बोर्ड की तरफ ले जाता हूं ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, इसमें हमने HCl ऐड करना है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, अब एक दफ़ा हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और एक दफ़ा हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब लेट्स से अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? CH3 CH। अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? माइनस, और माइनस चार्ज आएगा तो फौरन HCl में से H प्लस आएगा जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और H प्लस के ऐड होने से स्टूडेंट्स ये चार्ज जो है ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? CH2। अच्छा, पीछे कार्बन, चूंकि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ आएंगे, सो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पीछे बचा CH3 एंड CH3। डेफिनेटली जो Cl माइनस है वो यहाँ पर आकर अब क्या करेगा? अटैक करेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगी आपको? CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड Cl। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप नोटिस करो कि अगर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता, इस तरफ शिफ्ट होता, तो इस कार्बन पे माइनस आना था और इस कार्बन पे प्लस आना था, तो फिर क्या बनना था? CH3, यानी ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता तो ये बनना था CH पॉजिटिव एंड C माइनस CH3 CH3। डेफिनेटली जो हाइड्रोजन है वो अब इस कार्बन पर आकर अटैच होता। जब इस कार्बन पर अटैच होता तो ये माइनस, चूंकि माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस है, तो वो इधर आके हाइड्रोजन अटैच होता। स्टूडेंट्स, ये कार्बन इस कार्बन पे पॉजिटिव, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो Cl माइनस डेफिनेटली इधर आकर अटैक करता, जो Cl माइनस है वो इधर आकर अटैक करता, और Cl माइनस अगर यहाँ पर अटैक करता तो क्या बनता? CH3
CH Cl CH CH3 एंड CH3। स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो ना तो ये वो कार्बोकेटायन है इस केस में जो ऊपर वाला केस समझाया जिसमें टर्शरी कार्बोकेटायन डेवलप होगा, और ये वो कार्बोकेटायन है जिसमें कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी कार्बोकेटायन। तो टर्शरी कार्बोकेटायन के बनने के चांसेस ज्यादा हैं, ये मेजर प्रोडक्ट होगी। इसके चांसेस बहुत थोड़े हैं, यानी इस तरह की प्रोडक्ट माइनर फॉर्म में बनेगी। सो जब आप इसमें HCl ऐड करोगे ना तो टर्शरी कार्बोकेटायन के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रही है ना तो वो मेन प्रोडक्ट होगी हमारी, यानी मेजर प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, और ये माइनर प्रोडक्ट होगी, माइनर प्रोडक्ट होगी। आई रियली होप स्टूडेंट्स ये आपको मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया। सो इसका आंसर भी आपको समझ आ गया कि टर्शरी कार्बोकेटायन के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो स्टेबल होता है। अब क्यों होता है ये मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जब कंसेप्ट दिया था तो उसमें मैंने बताया था, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो स्टेबल है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन का बी पार्ट तो सॉल्व हो गया। 23rd क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि हमारे नोट्स में जो मैंने आपको दिए हैं उसमें 23rd क्वेश्चन पहले है। बाकी क्वेश्चंस इसलिए नहीं मैं पहले करवा रहा क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम लोग उनको डिटेल से चैप्टर के अंदर भी देख चुके हैं। सो हम 23rd से स्टार्ट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, 23rd क्वेश्चन, अगर आप 23rd क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या पूछा है? हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन। इथाइन से स्टार्ट करना और इन कंपाउंड्स को बनाना है आपने। तो स्टूडेंट सबसे पहले है जी एसिटाल्डिहाइड को बनाना है, बेंजीन को बनाना है, क्लोरोप्रीन को बनाना है, ग्लाइऑक्सल को बनाना है, ऑक्सैलिक एसिड को बनाना है, इक्रालोनाइट्राइल को बनाना है, इथेन एंड इक्रालो एसीटोनाइट्राइल को बनाना है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सारे रिएक्शंस हमने चैप्टर में पढ़े हैं, 1 बाय 1 हम उनको रिव्यू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने ना एसिटाल्डिहाइड है। अब एसिटाल्डिहाइड हमने इथाइन से तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले तो वाटर ऐड करेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H और एक तरफ OH ऐड हो जाएगा, यानी कि विनाइल अल्कोहल बनेगा जिसको हम इनोल का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं हम इसको इनोल का नाम भी देते हैं, इनोल। वाई दे आर कॉल्ड इनोल? क्योंकि अल्कीन भी है और ओल भी है, इनोल। स्टूडेंट्स अब इस इनोल के अंदर क्या होगा? इस इनोल के अंदर ये होगा कि यहां से निकलेगा H+, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा नीचे और ये बॉन्ड आगे जाएगा जो डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन भी इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा, जिससे फर्दर हमें क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये लिखा हुआ है एसिटाल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स टाउटोमरिज्म याद होगी आपको, चैप्टर नंबर 7 में मैंने पढ़ाई थी। स्टूडेंट्स इस टाउटोमरिज्म के थ्रू हमने इनोल को कन्वर्ट कर लिया एसिटाल्डिहाइड के अंदर। बेसिकली अल्काइन से स्टार्ट किया था, यानी कि इथाइन से स्टार्ट किया था और हमने उसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है जी बेंजीन। अब एसिटाइलिन से बेंजीन कैसे तैयार होता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन में आपको पढ़ाया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिव्यू भी कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल लेट्स से हम यहाँ पे एसिटाइलिन के बनाते हैं, और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला बॉन्ड लेट से होता ये है कि फर्स्ट करो यहाँ से H+ निकलता है, सो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड अगले कार्बन पे शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है, यानी ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग के बाद डबल बॉन्ड में, और हर कार्बन के साथ स्टूडेंट एक एक क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। तो फाइनली हमें क्या मिलता था? H6 बेंजीन। ये डिटेल से आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने एसिटाइलिन को कन्वर्ट करना है क्लोरोप्रीन के अंदर। कैसे? सबसे पहले एसिटाइलिन के साथ ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। फिर उस विनाइल एसिटाइलिन का कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन होगा, क्लोरोप्रीन बनेगा। ये भी आपको पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन के रिएक्शन में करवाया है। जी स्टूडेंट्स ग्लाइऑक्सल कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 की मदद से, डिटेल से हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से ये रिएक्शन आपको चैप्टर में पढ़ाया है। सो हमें 1,1,2,2 टेट्रा
हाइड्रोक्सी इथेन, ये नाम लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्सी इथेन मिलेगा, जो कि वाटर रिलीज करने के बाद, यानी यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H रिलीज करने के बाद डबल बॉन्ड यानी ग्लाइकोक्सिल क्रिएट होगा। ये भी रिएक्शन आपको चैप्टर 8 में इथाइंस के जो रिएक्शंस थे, केमिकल रिएक्शंस, उसमें डिस्कस किया था आपके साथ। ऑक्सैलिक एसिड, स्टूडेंट्स ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनेगा? ऊपर वाला रिएक्शन दोबारा, इथाइन की हाइड्रोक्सिलेशन कराओगे, ग्लाइकोक्सिल की ऑक्सीडेशन से ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड एक्चुअली ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इक्रालोनाइट्राइल, स्टूडेंट्स HCN एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीजें ऐड होंगी, इधर H और इधर CN, इक्रालोनाइट्राइल। ये कंडीशन आपने मेंशन करनी है ऊपर। अगेन ये आपने इथाइन के रिएक्शंस में पढ़ा है। आगे है जी इथेन, स्टूडेंट सिंपल हाइड्रोजनेशन करोगे तो इथेन तैयार हो जाएगा, पहले इथीन होगा और बाद में इथीन से क्या तैयार होगा? इथेन तैयार होगा। तो इथाइन से इथेन तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल हाइड्रोजनेशन। एसीटोनाइट्राइल, स्टूडेंट्स इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एसीटोनाइट्राइल बनता है। ये कैसे बनता है ये भी आपको डिटेल से बताया था चैप्टर में, ये रेलेवेंट इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 24, जो कि मैं अलग आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 25 को शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हम लास्ट पे ये डिस्कस करेंगे। बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस भी कुछ रहते हैं, उनको भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सिलेबस में किन जगहों पे पढ़ाए हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25, जी स्टूडेंट्स, हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट? AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, क्यूप्रिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरस सल्फेट, ये सारे कैसे रिएक्शन करेंगे इथाइन के साथ? डियर स्टूडेंट्स, आपने ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के नाम से जो अल्काइंस होते हैं उनकी एसिडिक नेचर को डिस्क्राइब किया था। सो वहाँ पे आपको डिटेल से बताया था कि वो तमाम अल्काइंस जिनमें टर्मिनल हाइड्रोजन होता है ना, वो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। अब होता क्या है कि ये H और ये H सिल्वर के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पे मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, और साथ में डेफिनेटली वाटर रिलीज होता है। और ये जो मेटल्स हैं ये टर्मिनल हाइड्रोजन को, यानी एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे आती हैं और सॉल्ट बना के नीचे बैठ जाती हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये वाइट PPT होते हैं और ये ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश PPT होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि C नेम के साथ मेंशन किया गया है। वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, HgSO4, अगेन एडिशन ऑफ वाटर, एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीजें ऐड होंगी। यहां पर स्टूडेंट्स कौन ऐड होगा? OH, और यहां पे कौन ऐड होगा? H। आप देख सकते हैं CH3COH एंड डबल बॉन्ड CH2। अब सिंपल आप लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये मार्कोनिकोव रूल के तहत एडिशन की गई है, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे OH, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे, यानी कि जिसपे डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होनी है तो माइनस ने वहाँ जाना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यानी यहाँ अब कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे OH आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा। खैर OH और H ऐड होने के बाद यहाँ से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, यहाँ से H प्लस निकलेगा OH और H ऐड होने के बाद, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, जिससे क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हो गया बॉन्ड, CH2 और ये H यहाँ पे आ जाएगा CH3, यानी एसीटोन बनेगा। स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है जी, अ कंपाउंड हैज अ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6। अब स्टूडेंट्स ये हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये अल्काइन का ही कोई मेंबर होगा। अब अल्काइन का आपको जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन -2 6 हाइड्रोजन, यानी 6 हाइड्रोजन। ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। व्हेन इट ट्रीटेड विद एक्सेस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, द न्यू कंपाउंड इज C4H10, यानी सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन की वजह से ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे
और C4H10 स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये अल्केन है। कैसे पता चला अल्केन? अल्केन का जनरल फॉर्मूला आता है आपको CnH2n+2, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन जमा 2, 10 हाइड्रोजन आ गए, ये अल्केन है इस फॉर्म। व्हेन C4H6 इज ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ये जो इथाइन है ना, ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन 4 कार्बन ब्यूटाइन, जब इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड? वेरी इजी स्टूडेंट्स, 4 कार्बन है, सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है कि सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड लगाने का मतलब है कि उसके पास टर्मिनल्स पे वो हाइड्रोजन है जो उस कार्बन से अटैच हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H+ की फॉर्म में तो नहीं निकल सकता। अब वो आगे वो स्टेटमेंट में उसने बोला है कि ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जिनमें टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर आयंस यहाँ पे आ जाएंगे। यानी ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन में है, उसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो निकल सकता है वहां से। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है अगर आपने सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो फिर तो बाकी इधर टर्मिनल्स पे बचे हुए जो हाइड्रोजन है वो नॉन एसिडिक होंगे, और नॉन एसिडिक हैं तो वो सिल्वर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में नहीं आता, साइड पे आता है यहाँ, क्योंकि तभी तो ऐसा हाइड्रोजन हमारे पास होगा जो हमें जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन देगा। यानी कि C4H6 के 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं जो आपके सामने बने हुए हैं, एक 1 ब्यूटाइन और एक 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन नहीं हो सकता, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, और नॉन एसिडिक का मतलब फिर तो प्रेसिपिटेट बनने ही नहीं चाहिए थे। प्रेसिपिटेट तो बनते ही तब है जब एसिडिक हाइड्रोजन हो, यानी कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखो, हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई होगी तो ये बना होगा C4H10। फिर ये जो स्ट्रक्चर है C4H10 ये बना होगा। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के साथ भी बन सकता है और इस स्ट्रक्चर के साथ भी बन सकता है, यानी वो दोनों स्ट्रक्चर, दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर, यानी C4H6 के दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की पहले हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की जो हमने हाइड्रोजनेशन करवाई है उससे N-ब्यूटेन दोनों से तैयार हो रहा है। लेकिन वही बात है ना, जो सिल्वर नाइट्रेट है, when C4H6 is treated with silver nitrate, a white PPD is formed। अब वो जो सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में है वो 1 ब्यूटाइन के साथ तो रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि 1 ब्यूटाइन में ऐसा हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, जो सिल्वर के साथ रिप्लेसमेंट कर सकता है। लेकिन जो 2 ब्यूटाइन है उसमें तो कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो एसिडिक हो, सो यहाँ पे तो नो रिएक्शन है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही हो सकती है उसकी, क्योंकि पीपीटी बनने का मतलब ये स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो पीपीटी बनेगी। सो इंटरनल अल्काइन यानी 2 ब्यूटाइन, यानी इंटरनल अल्काइन का मतलब जहां इनसाइड ट्रिपल बॉन्ड है, टर्मिनल्स पे नहीं है, इन्हें बोलते हैं टर्मिनल ब्यूटाइन, इन्हें बोलते हैं इंटरनल अल्काइन। 2 ब्यूटाइन इंटरनल अल्काइन क्यों बोला? इनसाइड ट्रिपल बॉन्ड है, टर्मिनल साइड पे, बिल्कुल सिरों पे। डज नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी टॉलरेंट एजेंट भी बोलते हैं इसको, उसके साथ नहीं रिएक्शन करेगा। सो रिजल्ट, हेंस द गिवन कंपाउंड 1 ब्यूटाइन एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH इज राइट वन। ये सही स्ट्रक्चर है इसका जो स्टेटमेंट में पूछा गया था। सो आई रियली होप स्टूडेंट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। अ कंपाउंड हैव अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिस वन, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन हो गई, फिर वो कह रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन भी रखता है, मतलब कि ये इंटरनल नहीं हो सकता, टर्मिनल ब्यूटाइन हो सकता है, यानी जिसके टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड है वो ये ब्यूटाइन होगा, यानी ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये गलत है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 27th क्वेश्चन। स्टूडेंट 27th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? CH3 CH2 CH2OH का आपने PCl5 से रिएक्शन कराना है, उससे एक प्रोडक्ट बनेगा A, फिर आपने उसका फर्दर सोडियम ईथर के साथ आपने रिएक्शन करवाना है तो प्रोडक्ट बनेगा B। तो अब ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं?
डी स्टूडेंट्स, अब ये जो रिएक्शन है ये आपको वैसे तो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स होगा क्या, CH3 CH2 CH2 OH का रिएक्शन जब PCl5 के साथ होगा तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ से बनेगा HCl। ये जो ग्रुप है ये सारे का सारा बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, और ये बनेगा P डबल बॉन्ड OCl3 यानी POCl3 प्लस बनेगा HCl, और ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने बता दी कैसे होगा, इसकी डिटेल चैप्टर 10 में आएगी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस की तरफ जो रह गए थे। सो उनमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8। 9 से हमने स्टार्ट किया था, ऑनवर्ड हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस देख लिए, जो रह गए हैं उनको रिव्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। सबसे पहले इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो अल्केन्स हैं आप उनमें जानते हैं उनमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, और जो अल्कीन्स हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं और पाई बॉन्ड्स भी हैं। तो पाई बॉन्ड जो है ना वो डिफ्यूज्ड होता है, इजीली अवेलेबल टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है, सो इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्केन नॉन पोलर हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ये आई थिंक सो आपको पहले से भी इसका जवाब आता था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इसका रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स या रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में जाके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, what is the effect of branching on the melting point of alkane? A very tricky question. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझना है आपने। स्टूडेंट्स याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने के लिए याद रखें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग जो है ना मेल्टिंग पॉइंट वो डिपेंड करती है पैकिंग ऑफ molecules in solid के अंदर वो किस तरह से पैक है। डी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का पोर्शन यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक बात समझ लें कि अगर कार्बन नंबर 4 है और वो स्ट्रेट चेन में है तो जाहिर सी बात है उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। इनके दरमियान में जो LDF यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी वो एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा डेवलप होंगी। सो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से वो LDF ज़्यादा डेवलप होंगी। सो LDF यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो गया। अब ये मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में आप देख सकते हैं थोड़े दूर दूर हैं एक दूसरे से। सो इन्हें अब अलहदा करने का मतलब है कि ये ऑलरेडी लिक्विड की फॉर्म में है, इन्हें अब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब इन्हें अब बॉयल करना। स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से ब्रांच इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हो, लाइक ये कार्बन आ गया यहाँ पे, अब इसी तरह से ये कार्बन आ गया, ब्रांच इंट्रोड्यूस करवाते हो तो ब्रांच इंट्रोड्यूस करवाने से क्या होगा कि इस सरफेस एरिया जो है ना इस कार्बन का ऊपर को है, ये नीचे चला गया है, तो जो सरफेस एरिया है ना कार्बन टू कार्बन वो थोड़ा कम हो गया। सो कम सरफेस एरिया होने का मतलब है कि थोड़े एटम्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, यानी इधर जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है वो कम है। सो लंदन डिस्पर्जन फोर्स कम होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। सो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में कंपैरिजन किया जाए तो स्टूडेंट स्ट्रेट चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हमेशा ब्रांच्ड चेन वालों से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन की मैंने बोला सरफेस एरिया ज़्यादा है, ब्रांच का सरफेस एरिया कम है। सेम नंबर ऑफ कार्बन है बट कम सरफेस एरिया की वजह से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कम होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम। बट अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट को भी डिस्कस करना। स्टूडेंट्स, जो मेल्टिंग है ना वो डिपेंड करता है अरेंजमेंट के ऊपर। सो याद रखिए स्टूडेंट्स
कि जो जिग इस तरह के जो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, ब्रांच्ड चेन्स, उनकी पैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसके लिए मैं आपको एक आसान अल्फाज में समझाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कुछ मैं सीधे बाल बनाता हूँ। अब स्टूडेंट, सीधे बालों में अगर आपको बोला जाए कि आपने इनमें कंघी करनी है, कॉम्ब करनी है, इनमें आपने कॉम्बिंग करनी है इसकी, तो वो ईजी है। लेकिन अगर कुछ मैं ऐसे बाल बनाता हूँ जो फिजी यानी कि उनकी जड़ें निकली हुई हैं, यानी कि स्ट्रेट बाल हैं लेकिन उनके साथ एक छोटे छोटे बाल और भी हैं साथ में, तो स्टूडेंट्स इनका मतलब है इन बालों में तो कंघी करना आसान है, बट इन बालों में अगर कंघी करने को कहा जाए तो डेफिनेटली आप समझते हैं इनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, इनमें से कंघी का गुजरना, यानी कॉम्ब का गुजरना मुश्किल होगा। सिमिलर कंसेप्ट आपने ना याद रखना है और इसी चीज़ को आपने अप्लाई करना है कि ब्रांचिंग के आने से होता क्या है कि जब चेन्स में ब्रांच आ जाती है ना चेन में, तो ब्रांचिंग से आने से होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स को सॉलिड से डिसइंटीग्रेट करना लिक्विड के अंदर मुश्किल होता है। स्ट्रेट चेन वालों को डिसइंटीग्रेट करना यानी उनकी लेटिक्स को, सॉलिड लेटिक्स को तोड़ना, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ब्रेक करना इजी होता है। तो समझ ही आया कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो हैं उनके अंदर जो पैकिंग है ना वो स्ट्रांग होगी। सो ब्रांच्ड के अंदर पैकिंग स्ट्रांग होगी, स्ट्रेट चेन वालों के अंदर पैकिंग है ना वो थोड़ी लूज होगी। सो पैकिंग स्ट्रांग होने का मतलब है डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, और पैकिंग लूज होने का मतलब इजी टू सेपरेट देम। डिफिकल्ट सेपरेट करने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। सो हम ये कह सकते हैं कि ब्रांच्ड चेन के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, खाली मेल्टिंग पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, वो रिलेटिवली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। सो ब्रांच्ड चेन वालों के मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, स्ट्रेट चेन वालों के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। बट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन वालों का क्या है, ज्यादा है, और ब्रांच्ड चेन वालों का क्या है, कम है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल से मुराद क्या है इसको भी समझते हैं। लेट्स से एक सॉलिड है और एक और सॉलिड है। स्टूडेंट्स ये ऐसा सॉलिड है जो ब्रांच्ड चेन है, और ये ऐसा सॉलिड है जो स्ट्रेट कार्बन है, इसके अंदर स्ट्रेट चेन कार्बन है, स्ट्रेट चेन कार्बन है। तो स्टूडेंट्स सॉलिड, ब्रांच्ड चेन वाले सॉलिड को आपने हीट किया तो ये मेल्ट हो गया, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। आपने सॉलिड को हीट किया जो स्ट्रेट चेन वाला है, वो भी हीट करने पे मेल्ट हो गया। अब आपने नोटिस किया है कि जो ब्रांच्ड चेन वाले का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा मैंने बढ़ाया है, ज़्यादा बनाया है, यानी आगे मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, देर से मेल्ट होगा। स्ट्रेट चेन वाले का मेल्टिंग पॉइंट मैंने शुरू में लिख दिया है क्योंकि वो जल्दी मेल्ट होगा। लेकिन अगर आप मेल्ट होने के बाद, यानी कि जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड इस सिचुएशन में ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, अब इस लिक्विड को हीट करोगे तो स्टूडेंट्स लिक्विड को हीट करोगे तो डेफिनेटली ये गैस में कन्वर्ट होंगे। सो ये बॉइलिंग है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हीट करोगे तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि स्ट्रेट चेन वालों का अगर मेल्टिंग कम है तो उनका बॉइलिंग ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ब्रांच्ड चेन वालों का अगर स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसको बॉयल करना ज्यादा मुश्किल है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स स्ट्रेट चेन वालों को बॉयल करना यानी गैस में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल होगा। ब्रांच चेन वालों को गैस में कन्वर्ट करना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। सो हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की थर्मोडायनेमिक्स हाई होती हैं, ब्रांच चेन वालों की थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रेट चेन वालों से लो होती हैं। लेकिन अगर वन बाय वन डिस्कस किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स ब्रांच वालों का ज़्यादा होगा, स्ट्रेट वालों का कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन वालों का ज़्यादा होगा और ब्रांच्ड चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये मैंने आपको जो है ओवरऑल थोड़ा सा रोल ऑफ ब्रांचेस इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बताया।
लेकिन ये फैक्टर्स इतने ज़्यादा इरेगुलर हैं कि कहीं पे ये एक्सेप्शनल केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरल कंसेप्ट यही है। लेकिन ये कंसेप्ट कुछ एक्सेप्शंस के साथ कभी कभार चेंज भी हो जाता है। सो आपने ओवरऑल कंसेप्ट को जहन में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट का भी कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट का कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की तरफ। 3 डिफरेंट alkenes yield 2-methyl butane when they are hydrogenated। एक्चुअली ये 3 डिफरेंट alkenes है, ये वर्ड alkenes है। 3 डिफरेंट alkenes हैं जिनकी हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो 2-methyl butane बन सकता है। हमने बताना है कि वो कौन कौन सी alkenes हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेन प्रोडक्ट लिख लें जो बनानी है, वो है जी 2-methyl butane। दिस इज 2-methyl butane। अगर आप दोबारा उसको देखें तो 2-methyl butane। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन लगा दें, डेफिनेटली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब ये बनेगा। अब ये बनाने के लिए हमने ना अल्कीन्स यूज़ करनी है। अब वो जो अल्कीन्स हमने यूज़ करनी है वो 3 डिफरेंट तरह की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा दें, यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी CH2 डबल बॉन्ड C। डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आता है, एंड CH2 एंड CH3। स्टूडेंट, जब आप इनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पर ऐड होगा। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा? CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो फर्स्ट अल्कीन तो ये होगी जिसकी आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको ये 2-methyl butane मिलेगा। अब दूसरा नंबर पे क्या हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ जाए। सो ये बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2-methyl 1-butene। 2-methyl 1-butene। स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2-methyl 2-butene। अगेन, अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो फाइनली यही स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये दोनों डिफरेंट तरह की अल्कीन्स हैं। अब तीसरी अल्कीन जो हमने बनानी है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो वो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट, जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जाहिर सी बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड, तो ये बनेगा। इसका नाम भी स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? अब चूंकि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1-butene के डबल बॉन्ड यहाँ पे करीब है, 1-butene 1 2 3 1-butene 3-methyl 1-butene 3-methyl 1-butene। तो स्टूडेंट्स, 3-methyl 1-butene 2-methyl 2-butene 2-methyl 1-butene, ये 3 अल्कीन्स हैं, तीनों डिफरेंट है। इन तीनों की जब भी आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको हमेशा से क्या मिलेगा? 2-methyl butane। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो पोर्शन था वो मैंने आपको करवा दिया। अब दोबारा हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट था वो मैंने आपको करवा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, बी पार्ट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, हाउ डज द हाई ऑक्टेन फ्यूल हैज़ लेस टेंडेंसी टू नॉक इन ऑटोमोबाइल इंजन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको चैप्टर 7 के अंदर, जी कहाँ पे? चैप्टर नंबर 7 के अंदर रिफॉर्मिंग
रिफॉर्मिंग वाला जो टॉपिक पढ़ाया था वही इसका आंसर है। आप वहाँ जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। एग्जैक्टली जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है वो यही इसी क्वेश्चन का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट की तरफ। एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको चैप्टर 8 में ही हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन पढ़ाया था। हैलोजिनेशन जिसमें इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन 3 स्टेप इन्वॉल्व थे। आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। यही उसका डिटेल में आंसर है जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। यहाँ एक्स्ट्रा उसको डिटेल से दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे उनको हमने रिव्यू करना था जिनको। उनमें जो अगला सवाल शामिल है वो है जी 12th क्वेश्चन का ए पार्ट एंड 12th क्वेश्चन का बी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट एंड बी पार्ट की तरफ। ए पार्ट में कहते हैं जी डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अभी आपको सारे हमने अल्कीन्स के जो मेथड्स थे, प्रिपरेटिव मेथड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आप अल्कीन्स के प्रिपरेटिव मेथड्स में जाके आप इनको दोबारा देख सकते हैं। ये इनको यहाँ एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ वुड यू एस्टैब्लिश डैट इथाइलिन कंटेन अ डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, ये बेयर्स टेस्ट था। बेयर्स टेस्ट आपको करवाया था हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से। उस बेयर्स टेस्ट की मदद से आप ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये भी मैंने आपको साथ ही करवा दिया था। तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी पार्ट है, गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स एक्सपेक्टेड टू फॉर्म by the dehydrohalogenation of the following compound with a strong base। अब ये है क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं कि 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके विद अ स्ट्रॉन्ग बेस हमें कौन सी अल्कीन मिलेगी वो हमने बताना है। स्टूडेंट्स, इसको शुरू करते हैं वन बाय वन। जी स्टूडेंट्स, इस सवाल को हल करने के लिए जो हम वाइट बोर्ड यूज़ करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 1 क्लोरोपेंटेन। अब 1 क्लोरोपेंटेन से मुराद क्या है कि आपने 5 कार्बन बनाने हैं और पहले नंबर पे क्लोरीन लगाना है। जी स्टूडेंट्स, अब बाकी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब ये सवाल करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आसान होता है हाइड्रोजन रिमूव करना CH में से, उससे मुश्किल होता है CH2 में से, और सबसे मुश्किल होता है CH3 में से। आपने इस बात को याद रखना इस सवाल को हल करने के लिए। ये H+ को रिमूव करने का ऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स, जब आप एल्कोहलिक KOH को यूज़ करोगे तो स्टूडेंट्स ये K क्या करेगा, यहाँ से Cl को निकालेगा जिससे क्या बनेगा KCl। जब ये KCl को निकाल देगा KCl बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे ही Cl माइनस निकलेगा तो इस कार्बन पे स्टूडेंट्स क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब होना क्या है, आपको ये अच्छी तरह बता चुके हैं कि इस कार्बन से जो कि बीटा कार्बन है और इस कार्बन से जो कि बीटा कार्बन है H+ निकलेगा ताकि वो इस पॉजिटिव कार्बन पे बॉन्ड शिफ्ट करके उसको स्टेबल कर सके। तो K ने Cl निकाल दिया। अब OH ने क्या निकालना है, या इस कार्बन से H निकालना है या इस कार्बन से। ऑर्डर देखें, CH3 में से निकलना आसान है या CH2 में से, CH2 में से। सो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ क्रिएट होगा डबल बॉन्ड। सो इट विल फॉर्म्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। स्टूडेंट्स, यहाँ से निकालोगे तो गलत हो जाएगा। ये मैंने ऑर्डर लिखा है, इसको फॉलो करना है। इसकी डिटेल आपको मैंने रेलेवेंट टॉपिक में बताई थी। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इट विल फॉर्म 2 पेंटीन। तो ये हमने 1 क्लोरोपेंटेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दी और उससे रेलेवेंट जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बता दिया। अब हम सेकंड 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन की तरफ चलते हैं। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब ये होगा कि आपने, जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ विच इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 4 कार्बन बनाएंगे, दूसरे नंबर पे हम क्लोरीन लगाएंगे और दूसरे नंबर पे ही हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे।
दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यानी अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो K है अगेन यहाँ से क्या रिमूव करेगा, Cl, यानी जिससे क्या बनेगा KCl। अगेन अब स्टूडेंट्स ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, जहाँ से Cl निकल चुका है, इस पर पॉजिटिव आ गया, बाकी बीटा कार्बन है 1 2 3। अब आपको आपके सामने CH3 में से तो नहीं निकलेगा हाइड्रोजन, कहाँ से निकलेगा, CH2 में से, नहीं यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, निकलने वाला H OH के साथ मिलेगा और उसके बाद मिलकर क्या बनेगा, वाटर। स्टूडेंट्स अब बाकी क्या क्या रहेगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 जी, 1 2 3 4 5 CH3 जी। सो यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। यहाँ इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन जी। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर का नाम है। आई रियली होप कि आपको 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोडक्ट है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का डीहाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट जो है वो समझ आ गया। यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से अगर आप H निकालोगे कहीं से तो वो गलत कंसिडर होगा। उसकी वजह मैंने बताई कि आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है जी। स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2, इधर हम करते हैं उसको सॉल्व। 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन जी, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 कार्बन ड्रॉ करने हैं। पहले नंबर पे क्लोरीन लगाना है, दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर दें जी। स्टूडेंट्स अब ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ा ही अहम सवाल है ये। स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे KOH यूज़ करोगे, अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा अल्कोहलिक KOH में, सो ये K जो है ये डेफिनेटली यहाँ से Cl तो निकाल देगा। अब ये अल्फ़ा कार्बन है, अब ये बीटा कार्बन है जहाँ से OH ने H निकालना। बीटा कार्बन पे फर्दर आगे कार्बन है, फर्दर आगे कार्बन है, यानी नो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं है, यानी यहाँ से Cl तो निकल जाएगा बट बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है। सो अल्फा कार्बन से Cl तो निकल जाएगा बट बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन ही नहीं निकलेगा तो ये रिएक्शन मुकम्मल ही नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं हाइड्रोजन, वो निकलेगा कहाँ से। आगे कार्बन पे हाइड्रोजन है जो अल्फा बीटा गैमा कार्बन है, तो वहां से नहीं हाइड्रोजन निकालना, बीटा हाइड्रोजन निकालना है बीटा कार्बन से। सो नो बीटा हाइड्रोजन H+, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। सो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये अच्छे से समझ आ गया है। अब हम मूव कर रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब जो रह गए थे सवाल, बाकी आगे ऑनवर्ड सारे सवाल आपको मैंने डिटेल से करवा दिए हैं। 13 14 क्वेश्चन भी करवा दिया है। अब 20 क्वेश्चन रह गया था, 20th क्वेश्चन नंबर 20 जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप गौर करें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में है वाई आर सम हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड सैचुरेटेड एंड अदर अनसैचुरेटेड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्यों कुछ हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड है, और क्यों है कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन क्योंकि उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। स्टूडेंट जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हैं आपको पता है वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और कौन सा एडिशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सारी डिटेल आपको बताई हुई है
जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डिस्क्राइब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। स्टूडेंट्स, इथाइन को प्रिपेयर करने के मेथड ऑलरेडी आपके साथ सिलेबस में डिस्कस कर दिए हैं। उनमें सबसे पहले था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, फिर था डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, कोल्स इलेक्ट्रोलिक मेथड एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी कर दी हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, 21st क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अल्कलाइन, KMnO4। ये सारे स्टूडेंट्स वो रिएक्शंस हैं जो हमने इथाइन के हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। आप इन रिएक्शंस को दोबारा से लेक्चर में जाके रिव्यू कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको जब एल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए थे तो डिटेल से ऑलरेडी ये रिएक्शन सारे वहाँ डिस्कस कर दिए हैं, आप उन्हें वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन, इथीन, इथाइन। स्टूडेंट, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो इथेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, इथीन डबल और इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है। इथाइन के अंदर आप लोग जानते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन भी है। तो सबसे पहले तो आप बेयर्स टेस्ट की मदद से इथेन जो है वो बेयर्स टेस्ट, आप इस पर बेयर्स टेस्ट अप्लाई करेंगे। सो बेयर्स टेस्ट जो है वो इथेन नहीं परफॉर्म करेगा। इथीन और इथाइन को आप, चूँकि वो KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा इथीन और इथाइन में, तो इस तरह से आप इथेन को तो सेपरेट कर लोगे, जो बेयर्स टेस्ट नहीं देगा वो इथेन है। फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे टोलेंट रेजेंट, फिर इसके बाद अब आपने इथीन और इथाइन को स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टोलेंट टेस्ट पढ़ा है आपने PPT प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर। स्टूडेंट्स, इथीन तो वो रिएक्शन नहीं देगा, इथाइन वो रिएक्शन देगा, और इथाइन वो रिएक्शन देने के बाद PPT की फॉर्म में कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है कि जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की PPT थे वो वाइट PPT बनेंगे, यानी इथाइन के जो PPTs बनेंगे स्टूडेंट्स वो वाइट PPT बनेंगे। तो इसका मतलब है कि बेयर्स टेस्ट से आपने इथेन की पहचान कर ली, और टोलेंट टेस्ट से आपने इथीन, क्योंकि वो टेस्ट नहीं देगा, इथाइन वो टेस्ट देगा, जो टेस्ट देगा वो इथाइन है, जो नहीं देगा वो इथीन है। सो आपने इस टेस्ट की मदद से इसकी पहचान कर ली। एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये टेस्ट होता है। एसिडिक हाइड्रोजन इथाइन के अंदर होता है, इथीन के अंदर नहीं होता। स्टूडेंट्स, ये तो थे वो क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज के थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किया था। ऑनवर्ड सेकंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन डिस्कस किया, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो नोट्स में अवेलेबल नहीं थे हमने उनको अलग से डिस्कस कर लिया, वो ऑलरेडी चैप्टर के अंदर भी मौजूद हैं। नोमेनक्लेचर का जो पोर्शन है वो हमने चैप्टर के साथ ही अटैच करके पढ़ा था, सो दैट्स वाई उसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी रिवीजन करने की। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसके नोट्स तैयार करेंगे जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे। एग्जामिनेशन के हवाले से आपकी बहुत मदद होगी इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, चैप्टर 9 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।